बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत करवटें बदल रही है, अंगड़ाइयाँ ले रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन आखिर में बात करेंगे। पहले हम बात शुरू करते हैं आसफ़ अली ज़रदारी के दुबई के दौरे की। आसफ़ अली ज़रदारी अचानक से पाकिस्तान से उठते हैं। यहाँ पे उनकी रजीम चेंज ऑपरेशन उसको रिवर्स गियर लग चुका होता है। हमज़ा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला डूब चुकी होती है। आसफ़ अली ज़रदारी साहब तमाम तर नाकामियों को समेट कर, तमाम तर ज़िल्लतों को अपने सर पर सवार करके, तमाम तर कोशिशों के बावजूद इंतहाई ज़्यादा हज़ीमत से दो चार होते हैं और दुबई चले जाते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया कि शायद गम बुलाने के लिए गए हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि आसफ़ अली ज़रदारी पाकिस्तान में मज़ीद सियासत में तब्दीलियाँ लाने के लिए, कोई हिकमत अमली तय करने के लिए दुबई गए हैं। लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि आसफ़ अली ज़रदारी ने जितने डॉलर पाकिस्तान से इकट्ठे किए थे और बाहर भिजवाए थे, दुबई भिजवाए थे, आसफ़ अली ज़रदारी किसी दौर में लांचों के ज़रिए पाकिस्तान से डॉलर बाहर भिजवाते रहे हैं। लेकिन हमें जो मुबैना तौर पर बताया गया है, आसफ़ अली ज़रदारी ने इस दफ़ा पाकिस्तान से डॉलर दुबई मुंतकिल करने के लिए इंडिया के जहाज़ों को इस्तेमाल किया। एक महीने के अंदर भारत के 4 जहाज़ पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान में इस बहाने से लैंड करते हैं कि उनमें कोई फ़नी ख़राबी हो गई है। फ़नी ख़राबी के बाद ये जहाज़ यहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन 1-2 जहाज़ों के हवाले से ये भी मालूमात सामने आई हैं कि वो उनको एक रात के लिए यहाँ पे ठहराया गया था। अगले रोज़ मुतबादल जहाज़ में उनको पाकिस्तान से अगली मंजिल के लिए रवाना किया गया था। हमने ये सवाल उठाया था पाकिस्तान में, उसके बाद और भी कई तजिया निगारों ने ये सवाल उठाया था कि आखिर भारतीय जहाज़ों का रुख पाकिस्तान ही की तरफ क्यों होता है और इंडिया के मिसाइलों का रुख भी पाकिस्तान की तरफ क्यों होता है और पाकिस्तान के करीब से गुजरते हुए यही क्यों ख़राब होते हैं। इंडियन एयरलाइंस की तारीख़ में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक शहर पर भारत के 2 जहाज़ फ़नी ख़राबी की वजह से लैंड किए हों। लेकिन कराची में 1 महीने के दौरान 4 जहाज़ ख़राब होते हैं। चारों के चारों फ़नी ख़राबी के बायस चारों के चारों कराची में लैंड करते हैं और उनको ठीक करने के लिए अमला इंडिया से आता है या मुतबादल जहाज़ इंडिया से आता है और फिर ये अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाते हैं। ये सवाल माहिरीन की तरफ से भी उठाया गया कि कराची ही क्यों, भारत के ये जहाज़ जोधपुर में लैंड कर सकते हैं, हैदराबाद में लैंड कर सकते हैं, इसके अलावा भी कई करीबी स्टेशन होंगे वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन कराची में ही क्यों इनकी लैंडिंग होती है। तो ये 2 चीज़ों की वजह से इनको कराची में लैंड करवाया जाता रहा है। हो सकता है कि मज़ीद जहाज़ भी लैंड करें। एक तो आसफ़ अली ज़रदारी के या दूसरे लोगों के डॉलरों को महफूज तरीके से पाकिस्तान से दुबई पहुंचाना था या पाकिस्तान से दीगर ममालिक में पहुंचाना था। यहाँ भी ये जहाज़ जा रहे थे। और दूसरा, इन फ़नी ख़राबियों का मकसद ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में भारतीय एजेंट काम कर रहे हैं, भारतीय जासूस मौजूद हैं। पाकिस्तान में तख़रीब कारी करने में ये लोग पेश होते हैं। कुलभूषण उनमें से सबसे बड़ा मोहरा था, गिरफ़्तार हो गया, कई और भी गिरफ़्तार हुए। भारत के ये जो जहाज़ पाकिस्तान में लैंड हुए हैं फ़नी ख़राबी की वजह से, इन जहाज़ों में ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग इन्होंने तब्दील भी किए हैं। जिस फ़्लाइट के लोगों को आपने एक रात के लिए यहाँ पे ठहराना है, दूसरे जहाज़ का इंतज़ार करना है, यकीनी बात है कि उनको किसी होटल में ठहराया गया होगा। और ये फिर वहाँ पे हुआ है मुबैना तौर पर कि कुछ एजेंट इन्होंने तब्दील किए हैं। पुराने वाले पाकिस्तान से चले गए और नए वाले पाकिस्तान में आ गए। इसके अलावा ये भी हुआ है कुछ दस्तावेज़ात पाकिस्तान से मुंतकिल की जानी थी, उसके लिए भी ये जहाज़ इस्तेमाल होते रहे। लॉन्च के अंदर जहाँ पे मुसाफिर बैठे होते हैं उन तक सिर्फ बैग ही पहुँचाना था, उनसे वो बैग ले लेना था, टैग चेंज करना था। लॉन्च में बैठे हुए बड़ी आसानी के साथ टैग चेंज हो जाता है। ये सवाल हो सकता है कि किस तरीके से बाहर से इंडियन एजेंट अंदर तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आपको पता है कि एयरपोर्ट पर कौन सा अमला काम कर रहा है, उनमें से ज़्यादा तादाद पीपल्स पार्टी के लोगों की है, उसके बाद MQM की है। हर पाकिस्तानी को इल्म है कि रजीम चेंज ऑपरेशन में सबसे बड़े किरदार मुस्लिम लीग नून थी, उसके अलावा पीपल्स पार्टी थी और उसके अलावा MQM थी। ये सारे लोग रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए काम करते रहे हैं और ये सारा कुछ डॉलरों
की मुंतकिली के लिए हुआ है और जिस तरीके से इंडियन एजेंट पाकिस्तान में आए हैं और जिस तरह से दस्तावेज़ात पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल की जा रही हैं, ये सारे का सारा भी रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है। आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से सबसे ज़्यादा डॉलर मुबैना तौर पर पाकिस्तान से मुंतकिल किए गए हैं। आसिफ अली जरदारी दुबई गए हैं तो इस मकसद के लिए गए हैं कि इनके पाकिस्तान से भिजवाए हुए डॉलर वहाँ पे किस तरह से संभालने हैं, किस तरह से समेटने हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल होने हैं। आसिफ अली जरदारी का ये दौरा सिर्फ इसी मकसद के लिए था, इसी अज़ीमुश्शान काज के लिए था और ये काज पाकिस्तान की सियासत का और पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर चुका है। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की करवटें बदलती हुई सियासत की। यहाँ पे पंजाब असम्बली में स्पीकर का इलेक्शन हो रहा है। सब्तैन खान पीटीआई के उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये दावा किया गया है, राना सनाउल्लाह की तरफ से खुसूसी तौर पर कहा गया है 10-15 पीटीआई के लोग हमारे हक़ में वोट दे देंगे। इसी तरह से दावा है कि जाजुल हक की तरफ से किया गया है। वो कहते हैं कि मेरा राब्ता ऐसे मुस्लिम लीग नून के मेंबरान से है जिन्होंने मुझे वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, हम पीटीआई के उम्मीदवार को वोट देंगे। वो कहते हैं कि इन लोगों की तादाद दर्जनों में है और आपको पता है कि स्पीकर का इंतखाब खुफिया वोटिंग से होना है। देखते हैं क्या होता है। दोनों तरफ से घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। घोड़े ज़रूर दौड़ाए जाने चाहिए, लेकिन ये हार्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। जिसका वोट है उसी को देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून वाले अगर खुफिया राय दही में पीटीआई के मेंबर को वोट देते हैं, पीटीआई वाले खुफिया राय दही के ज़रिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देते हैं, तो दोनों तरफ के लोग ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी अपनी पार्टियों के साथ इंतहाई ज़्यादा गद्दारी है, बेवफाई है। इसको इससे बड़ा और क्या नाम दिया जा सकता है। जिसके टिकट पर आप मुंतखब होकर आके आए हैं उसी को आपको फिर वोट देना चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया गया है 3 सीटों पर सूबाई असम्बली में, जिन पर 2 लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था। शरकपुरी साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, फैसल नियाज़ी ने इस्तीफ़ा दिया था और उसके अलावा काशिफ चौधरी साहब को नाअहल करार दिया गया था। इनकी सीटों पर इलेक्शन अब हो रहा है 11 सितंबर को। ये वो दिन है, इलेक्शन कमीशन ने जो दिन चुना है जब कायदे आज़म की वफ़ात हुई थी, उस दिन इलेक्शन होगा। देखते हैं कि लोग वोट देने के लिए कैसे निकलते हैं, कितने निकलते हैं। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से पीटीआई के 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। इस्तीफ़े मंजूर हो जाएँ तो उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़िमनी इंतखाब का ऐलान होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस हवाले से तैयार बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछेगी कि 11 हलकों में इलेक्शन क्यों, बाकियों पर इलेक्शन क्यों नहीं। तो या तो फिर 11 हलकों में भी इलेक्शन नहीं होगा, अगर फिर इलेक्शन होगा तो 130-131 सीटों पर होगा, जिन सीटों से पीटीआई के लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए थे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अता ताड़ साहब की। हमने कहा था कि हमजा शहबाज शरीफ की पंजाब से हुकूमत ख़त्म हुई है। इन्होंने 70 रुकनी काबीना बना ली थी। ये उन लोगों पर एहसान करना चाहते थे जिन लोगों ने इनका साथ दिया था। हमने अपने वीलाग में कहा था कि हमजा शहबाज शरीफ के वालिद साहब की, शहबाज शरीफ की मरकज़ में हुकूमत है, वहाँ पे लोगों को एडजस्ट करवा लिया जाए। तो अता ताड़ साहब को वहाँ पे मुशीर बना दिया गया है, तो बाकी लोगों को भी हो सकता है कि इसी तरह से उनको भी किसी न किसी ओहदे पर एडजस्ट कर लिया जाए, क्योंकि हुकूमत है और हुकूमत में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम बात करते हैं काफ लीग की। काफ लीग किस तरह से तकसीम हो गई है। चौधरी शुजात हुसैन को काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की तरफ से सदारत से हटा दिया गया है। 10 दिन के बाद नए सदर का इलेक्शन होगा। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब अगर पार्टी सदारत से हटा दिए जाते हैं, मामला हो सकता है कि अदालतों में जाए। साफ ज़ाहिर है कि परवेज़ इलाही के साथ वर्किंग कमेटी के लोग ज़्यादा हैं। मामला जो भी होगा, परवेज़ इलाही साहब सदर बन जाएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही काफ लीग के सदर बन जाते हैं तो फिर चौधरी सालक और ताहिर बशीर चीमा की मरकज़ में कौमी असम्बली में सीट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में PDM का इजलास हुआ। यहाँ पर मैं ये भी वाज़ेह कर दूँ कि PDM की जमातों में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, ANP भी शामिल नहीं है। इन दोनों पार्टियों को कहा गया है कि आप भी ऑन बोर्ड हो जाएं, आप भी PDM का हिस्सा बन जाएं,
मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में PDM का इजलास हुआ। मियाँ नवाज शरीफ साहब इसमें शरीक हुए, शहबाज शरीफ साहब भी शरीक हुए। इस इजलास में नवाज शरीफ साहब की तरफ से हुकूमत छोड़ने के लिए कहा गया। मुस्लिम लीग नून के लीडरों की तरफ से हाँ में हाँ मिलाई गई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके दीगर हामी उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि इस मौके पर हम इक़्तिदार से अलग नहीं होना चाहते। नाजरीन, जिस तरीके से हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था, कुछ लोग कहते थे कि ये एक तरफ़ा केस था, इसमें यही फ़ैसला आना था, लेकिन फ़रोग़ नसीम जो इत्तेहादी पार्टी के अहम रहनुमा हैं, MKM से उनका तल्लुक़ है, वज़ीर क़ानून भी रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं, उन्होंने एक मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा की वकालत करने के लिए वज़ारत से इस्तीफ़ा भी दे दिया था। फ़रोग़ नसीम साहब ने यह कहा है कि ये एक तरफ़ा केस नहीं था, फ़ैसला किसी भी तरफ जा सकता था, हमजा शहबाज के हक़ में भी आ सकता था, और अब हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया। वो कहते हैं कि ये केस मुस्लिम लीग नून के और इत्तेहादी पार्टियों के वकला की तरफ से सही तरीके से नहीं लड़ा गया। अगर ये सही तरीके से लड़ा जाता, इस तरह दलाइल दिए जाते, तो केस का फ़ैसला इनके हक़ में भी आ सकता था। इसके अलावा उन्होंने ये बात की है कंडक्ट की। वो कहते हैं कि इस केस पर समाअत हो रही थी अदालत के अंदर, मुस्लिम लीग नून के और इत्तेहादी पार्टियों के वकला जजों की तस्दीक कर रहे थे, जजों की तजलील कर रहे थे, बड़ी बदतमीज़ी कर रहे थे, और उससे ज़्यादा बदतमीज़ी बाहर बैठी हुई उनकी क़यादत की तरफ से की जा रही थी। मेरी एक पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात के दौरान बात हुई थी। मैंने उनसे सवाल किया था कि आपके सामने जब केस होता है तो जो वकील होते हैं, जो पार्टी होती है, क्या उनका कंडक्ट आपके ऊपर कोई असरअंदाज होता है? उन्होंने कहा कि 100% होता है। आपके सामने जो वकील बदतमीज़ी से बात करता है, तज़हीक करता है, अदालत की तज़लील करने की कोशिश करता है, और एक वकील जो अदालत का एहतराम करता है, जजों के साथ बड़ी मोडेस्टी से पेश आता है, रख रखाव का मुजाहरा करता है, वो कहते हैं कि इन दोनों के कंडक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और इस कंडक्ट के फ़ैसले पर असरात ज़रूर होते हैं। यही कुछ इनके साथ हुआ है जो फ़रोग़ नसीम साहब की तरफ से कहा गया था, लेकिन इन लोगों की तरफ से बदस्तूर अदलिया के ख़िलाफ़ बंदूकें तानी हुई हैं, जिसका इनको फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये हमारा वीलाग तवील हो रहा है, बाकी बातें हम इंशाअल्लाह अगली नशिस्त के दौरान करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।